हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट की इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि LIC एडीओ मेंस एग्ज़ाम बहुत करीब है और उसको ध्यान में रखते हुए LIC एडीओ मेंस स्पेशल 2023 का ये पार्ट 4 रहेगा, जिसमें इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ को हम डिस्कस करें। इसमें काफ़ी सारे रिकॉल क्वेश्चन भी हैं जो कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है। उन सभी सेशन क्वेश्चन को आज हमने इसके अंदर शामिल किया है। ये पार्ट 4 है और जल्दी इसका पार्ट 5 को मिलेगा। आपके एग्जाम फाइनल एग्जाम से पहले पहले आपको काफ़ी सारा डेटा हम इसके अंदर कवर करा देंगे। सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एजुकेशन एम्पावरिंग पीपल, यही हमारा ध्येय है और ये सेशन LIC एडीओ को समर्पित है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सेशंस के अलावा बैंक, SSC, UPSC जैसे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चंस को चुनते समय बड़ी सावधानी बरती गई है। LIC एडीओ के और एक एग्जाम में जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पुटअप किए गए थे फाइनेंशियल अवेयरनेस के, उन सभी क्वेश्चनों को मोस्टली इसके अंदर में रिकॉल किया है। आज के सेशन इंश्योरेंस फाइनेंशियल अवेयरनेस 2023 है, जिसमें मैं प्रवीण सिंह आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Where annually increasing flexible premium operate under a life insurance policy, what rate of increase will generally apply? जहां एक जीवन बीमा पॉलिसी के तहत वार्षिक रूप से बढ़ते लचीले प्रीमियम संचित होते हैं, आमतौर पर वृद्धि की दर क्या लागू होगी? जैसे कि डिमांड आ रही थी कि हिंदी में भी सेशन लिया जाए, हिंदी में से लिया जाए। सर, आज मैंने थोड़ा हिंदी में भी सेशन लिया है। इसके अंदर हिंदी का मैं कोशिश करूंगा सब कुछ हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए, ठीक है। और जो आने वाले सेशन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम इसको कवर करने जा रहे हैं। IT मेरा इस पर काम कर रही है लगातार, हिंदी इंग्लिश में डेटा बना रही है। मे भी आज शाम तक आपको पार्ट 5 भी मिल जाएगा और कल सुबह तक आपको पार्ट 6 भी इसके अंदर हम कवर करा देंगे सर, ठीक है। तो 2.50%, 3.0%, 7.5% या फिर 5.0%। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 समय स्टार्ट। आप अपनी समझ से सही आंसर लगाने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन रिकॉल है। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है 5.0%, ठीक है। तो 5.0 की दर से जो है रेट फ्लेक्सिबल होते हैं इसके। वेयर एनुअली इंक्रीज फ्लेक्सिबल प्रीमियम ऑपरेट अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 5.00% ऑफ द इंक्रीज विल बी जनरली अप्लाई। तो 5% की दर से ये सालाना प्राइस को इंक्रीज करते हैं। चैनल पर से भी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज चैनल पे आज जो भी साथी है वो चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा सर, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आपको मिले। जैसे LIC एडीओ का हमारा ये सेशन समाप्त होगा तो हम इसके बाद RBI ग्रेड B का और इसके अलावा CHSL का जो एग्जाम होने जा रहे हैं उसके ऊपर भी हम जल्द ही जो MCQ फॉर्म में पूरा कोर्स कंप्लीट उसके अंदर कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें फाइनेंस करंट सभी चीज़ें होंगी सर। एग्जाम बाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका सभी का स्वागत है। डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं जूम पर, जिसमें हम लोग क्रैश कोर्स करा रहे हैं। 10 घंटे की स्पेशल क्लास है इंक्रीज एंड इंश्योरेंस एंड द फाइनेंशियल का क्रैश कोर्स। जिन लोगों ने बिल्कुल भी अभी तक पढ़ाई नहीं करी है उन लोगों के लिए खासतौर पर सेशन है। मात्र 1500 रुपये की फीस पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। 10 घंटे में आपको इंश्योरेंस फाइनेंस का जो पूरा कोर्स है हम कंप्लीट कराएंगे। इसके अंदर से इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिएगा उसको भर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर। नीचे कॉन्टैक्ट फॉर ऑनलाइन बैचेज एंड UPI नंबर भी दे रखा है। यही नंबर UPI पर है। आप ये पेमेंट इस नंबर पे मुझे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और कांटेक्ट कर लीजिएगा कि उसके बाद हम क्लासेस को आपके नंबर पर जूम लिंक जो है आपको सेंड कर देंगे। शाम के टाइम क्लासेस होंगी, ठीक है, इवनिंग या नाइट में क्लासेस होंगी, जिसमें हम इसको तेजी से 2 से 3 घंटे क्लास लेकर के तेजी से इसको कवर करते हैं। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो साथी भी जुड़ नहीं पाए हैं वो ले सकते हैं, लेकिन जो साथी रात की क्लासेस ले रहे हैं उनके आज के सेशन में उनके लिए टेस्ट रखा गया है, वो टेस्ट जरूर दीजिएगा सर। आगे बढ़ते हैं। पहला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी कंपनीज आर इंक्लूड इन द BSE सेंसेक्स? BSE सेंसेक्स में कितनी कंपनियां शामिल हैं? आपके ऑप्शन A 25, 30, 50 या 101। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, 10 का समय स्टार्ट। 1985-86 के पीरियड में सेंसेक्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मेन संविधि सूचकांक रूप में शामिल किया गया था और इसमें लिस्टेड कंपनियों की संख्या अगर बात की जाए तो 30 कंपनियां से। ध्यान रखिएगा, ये 30 कंपनियां इसके अंदर होती है। द मोस्ट constituted companies which are some of the largest and the most active
actively traded stock are representative of the various industry sector of the Indian economy published since 1 January 1986 जैसे मैंने बताया the Standard Poor's BSE Sensex is the regarding as the pulses of the domestic stock market in India सर ध्यान रखिएगा ये 30 कंपनी की बात की जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के तक बात करते हैं सेंसेक्स जो होता है सेंसिटिव इंडेक्स की फुल फॉर्म होती है और इसमें लिस्टेड कंपनियों की संख्या ध्यान रखना 30 होंगी हमेशा मिनिमम कंपनी 30 मैक्सिमम 30 हमेशा 30 रहेंगी और 30 कंपनियां कौन सी होती है जिनको दर्जा मिला हुआ है किसका ब्लू चिप का मोस्टली ब्लू चिप कंपनियां इसके अंदर होती हैं ये ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं ऐसी कंपनियां जो पिछले 5 वर्ष से कंटिन्यू प्रॉफिट दे रही हैं जो लगातार फायदे में चल रही कंपनियां हैं प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं वही कंपनियां ब्लू चिप होती है तो ऐसी कंपनियों के शेयर बहुत ज़्यादा डिमांडेबल होते हैं तो ये कंपनियों के शेयर भी काफ़ी महंगे भी होते हैं अगर इनकेस कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं दे रही है या नुकसान में चल रही है तो वो कंपनी इन 30 से बाहर निकल जाएगी और नीचे से कोई कंपनी ऊपर एंटर कर जाएगी लेकिन 30 कंपनियां हमेशा रहेंगी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका रिकॉल क्वेश्चन है इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा Which among the following does not belong to the stock exchange? इनमें से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज संबंधित नहीं है ऑप्शन ए केपीओ आईपीओ ओटीसीईआई या फिर एनएबी 10 से समय लगा इस देखिए स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं ऐसा स्थान जैसे हम सब्जी मंडी में जाते हैं सब्जी खरीदते हैं कंप्यूटर मार्केट में कंप्यूटर खरीदते हैं इसी प्रकार स्टॉक एक्सचेंज वो स्थान होता है जहां पर सिस्टमैटिकली शेयर्स का सेल परचेज किया जाता है ठीक है तो इनमें से कौन सा स्टॉक संबंधित नहीं है तो देखिए शेयर सेल परचेज किया जाता है जैसे आईपीओ की फॉर्म में सेल परचेज किए जाते हैं ओटीसीआई जो स्टॉक एक्सचेंज का नाम है सर ये एनवी क्या है शेयर्स का भाव जो होता है एनवी मेजर करते हैं नेट एसेट वैल्यू में बट केपीओ नहीं है सर ए आंसर होगा सर ठीक है तो केपीओ डज नॉट बिलोंग टू द स्टॉक एक्सचेंज ये स्टॉक से संबंधित नहीं है सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लेते हैं ये रहा Which among the following is not an objective of the सेबी इनमें से कौन सा सेबी का उद्देश्य नहीं है तो सेबी का उद्देश्य क्या है पहले तो इसको जान लीजिए सेबी का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि शेयर मार्केट के कंट्रोल रेगुलेशन और सुपरविजन को देखना इसके अलावा जो आपकी कमोडिटी मार्केट है उसका भी कंट्रोल रेगुलेशन अब सेबी के हाथ में आता है सर इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं और कंपनीज हैं उनके हितों की रक्षा करना और लगातार कैपिटल मार्केट को इम्प्रूव करना या उसको आगे बढ़ाना ये इसका मेन मकसद रहता है सर अब आप देख लेते हो ऑप्शन ए टू रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट बिल्कुल ये तो होता है द प्रोटेक्ट इंक्रीज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट्स टू प्रमोट इंडिविजुअल बिजनेस 10 सेकंड समय लगा इसका आंसर आई होप कि आपको हिंट मिल गया होगा इसका सही आंसर आप लगा सकते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट के चेहरे पे स्माइल आ रही है मुझे पता है आप इसका आंसर लगा सकते हैं चैट बॉक्स में क्या आंसर हो क्वेश्चन नंबर 4 लिख करके उसका ऑप्शन ए बी सी डी जो भी है लगा सकते हैं सही आंसर डी टू प्रमोट इंडिविजुअल बिजनेस तो बिजनेस को प्रमोट नहीं करता सर देखिए इसमें मार्गदर्शन प्रदान करके निवेशकों के हितों की रक्षा करना शामिल है और सुनिश्चित करना शामिल है कि किया गया निवेश सुरक्षित है वित्तीय मध्यस्थों जैसे हमीदारों दलालों आदि के लिए एक आचार संहिता विकसित करना भी इसका काम है ताकि किसी प्रकार की कोई गलतियां ना हो इंडिविजुअल बिजनेस डेवलप करना इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता सर यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्चुएशन इन द सेंसेक्स इनमें से कौन से सेंसेक्स में उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार अभी सेंसेक्स के अंदर जो उतार चढ़ाव होता है कैसे होता है मार्केट के प्राइजेस देखिए किसी भी कंपनी के शेयर की जब डिमांड बढ़ती है तो उसमें हम क्या करते हैं ज़्यादा शेयर परचेस कर रहे होते हैं इसलिए डिमांड उसकी बढ़ रही होती है इसके प्राइजेस बढ़ना शुरू होते हैं और अगर कोई बिकवाली करता है नहीं शेयर खरीद बेचना शुरू कर देता है तो ऑटोमेटिक क्या होंगे शेयर के प्राइस गिरना शुरू हो जाते हैं राइट सिंपल सी बात है अब कोई व्यक्ति शेयर कब खरीदना चाहेगा तब खरीदना चाहेगा जब उसको लगेगा फ्यूचर में इसके मांग बढ़ सकती है इसके प्राइजेस बढ़ सकते हैं फ्यूचर में बढ़ने की संभावना है खरीद कर डालेगा और अगर लग रहा है कि भाई फ्यूचर में इसके दाम गिरेंगे दिक्कत हो सकती है इसको बेचो तो बेचना शुरू कर देगा तो यहाँ पर उतार चढ़ाव जो होता है ये होता है जैसे कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज आ रहा हो इस प्रकार से ठीक है तो इन चीज़ों की वजह से मार्केट में क्या होते हैं चेंजेस आते हैं जैसे वन एग्जाम्पल लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रेन या नन ऑफ दिस 10 सेकंड समय लगा इसका आंसर तो भैया ये तो समझ में आ गया होगा कि वर्षा अगर हो रही है ये कम ज़्यादा हो रही है उससे सेंसेक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ता पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर है तो इसका भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है पॉलिटिकल चलता रहता है लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में जब कोई बदलाव होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी में जब कोई बदलाव करता है इससे मार्केट में कैश फ्लो में चेंजेस आता है और कैश फ्लो में आ रहे चेंजेस के कारण क्या होता है मार्केट में सेंसेक्स में उतार चढ़ाव होना शुरू हो जाता है सर तो आंसर होगा मॉनेटरी पॉलिसी इज राइट आंसर सर ठीक है मॉनेटरी पॉलिसी कहती है हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति यानी कि मौद्रिक मतलब हो गया बाजार मूल्य यानी बाजार मूल्यों में कुछ इस प्रकार के चेंजेस आरबीआई करता है जिससे मार्केट में कैश फ्लो चेंज होता है कैश फ्लो में चेंज दिमाग में नहीं कि जो मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस करके कैश फ्लो मिलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी प्रॉपर टॉपिक है जो कि आने वाली क्लासेस का हम जुड़ लेंगे इसके अंदर से नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर द मनी मार्केट where debt and stock are traded and the maturity period is more than a year is known as मुद्रा बाजार जहाँ ऋण और शेयरों का कारोबार होता है और परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है इसे किस रूप में जाना जाता है ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म मार्केट्स बी काउंटर मार्केट्स सी कैपिटल मार्केट्स या डी है शॉर्ट टर्म मार्केट्स
एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 के समय लगाएं इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 के समय लगाएं इसका सही आंसर। और 10 सेकंड समय समाप्त होता हुआ। अब देखते हैं इसके सही आंसर के लिए। सही आंसर है कैपिटल मार्केट सर, ठीक है। कैपिटल मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट इज इन विच लॉन्ग टर्म ओवर अ ईयर इंस्ट्रूमेंट डेब्ट और द इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटी आर द बॉट एंड द सोल्ड सर, ठीक है। तो इसको ध्यान किया। कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो मैं छोटे से पॉइंट में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में कि कैपिटल मार्केट से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का क्या सेक्टर है। देखिए सर समझिएगा, यहाँ पर हम बात करें तो जैसे फाइनेंशियल मार्केट होती है। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार क्या होते हैं? जहाँ पर वित्तीय एक्टिविटीज़ की जाती है। वित्तीय एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे उधार देने काम होता है या इन्वेस्टमेंट करने कराने काम होता है, ये सब फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट होता है। अगर इंडियन मार्केट में हो रहा है तो इंडियन मार्केट, इंडिया के अंदर होता है इंडियन मार्केट फाइनेंशियल मार्केट कहलाएगा। इंडिया के बाहर से हो रहा है तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट कहलाएगा। अब फाइनेंशियल मार्केट में दो तरह का जो पार्ट होता है, या तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पर शॉर्ट टर्म का मतलब है अप टू 1 ईयर, यानी 1 साल से कम अवधि के लिए, जबकि लॉन्ग टर्म का मतलब है 1 साल या उससे अधिक समय के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी भी कंपनी का शेयर्स, बॉन्ड आदि में इन्वेस्टमेंट करते हैं सर। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट किस नाम जानी जाती है? देखिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट हो जहां पर 1 साल से अधिक अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट किया कराया जाता है या उधार लिए दिया जाता है। इस मार्केट को आप जानते हैं किस नाम से? उसे जानते हैं कैपिटल मार्केट नाम से। लेकिन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर आप 1 साल से कम अवधि के लिए उधार देते हैं या उधार लेते हैं, और इस मार्केट को आप जानते हैं किस नाम से? इज अ मनी मार्केट। मनी मार्केट ये भी अपने आप में अप्रोप्रिएट टॉपिक है जो आगे वाली क्लासेस में हम इसको पूरा कवर करेंगे। देखिए मनी मार्केट मतलब होता है मुद्रा बाजार, यानी ऐसा बाजार जहां पे आप मुद्रा का प्रबंध करते हैं, यानी शॉर्ट टर्म के लिए उधार लेते हैं सर, है ना। दूसरी बात कैपिटल मार्केट क्या होगी? कैपिटल मतलब पूंजी बाजार, यानी ऐसा बाजार जहां नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी अपने बिजनेस के लिए फंड राइज करती है सर, ठीक है। कैपिटल मार्केट को कंट्रोल रेगुलेट करता है सेबी, जबकि मनी मार्केट को कंट्रोल रेगुलेट करता है कौन? आरबीआई। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन के अनुसार अगर अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो क्या होगी? इसका कैपिटल मार्केट होगी। अगर शॉर्ट होता है 1 वर्ष से कम के लिए तो क्या होता है? सिर्फ मनी मार्केट आंसर लगाते हैं आप सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द रेगुलेटरी बॉडी फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया इज। भारत में प्रतिभूति बाजार के लिए नियामक निकाय है क्या? सेबी, आरडीए, आरबीआई या स्टॉक एक्सचेंज? 10 का समय। बड़ा ही सिली क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इसका आंसर आसानी से लगा पाएंगे। सिक्योरिटी मार्केट का कंट्रोल रेगुलेशन कौन भारत के अंदर करता है? तो ऑब्वियसली सही आंसर आप लोग सोच रहे हैं, आंसर ए इज अ राइट आंसर, सेबी इज अ राइट आंसर सर, ठीक है। अब जहाँ सेबी की बात करें तो आप देख सकते हैं ये सेबी का लोगो है जो अभी तक चला आ रहा था। अब सेबी का लोगो भी अभी 12 अप्रैल को चेंज हो गया है सर। ध्यान रखना 35वां जो सेबी का स्थापना दिवस मनाया गया था 12 अप्रैल के दिन, उस दिन सेबी का लोगो बदल चुका है। अब सेबी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेबी जस्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 अप्रैल 1988 को सर, ठीक है। जब 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 12 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? इसका मनाते हैं स्थापना दिवस। सो यहाँ जुलाई हो गया है लेकिन ये एक्चुअली अप्रैल है सर, ठीक है, 12 अप्रैल से। तो ये याद रखिएगा 12 अप्रैल को बनाते हैं सेबी का स्थापना दिवस मनाते हैं सर, ठीक है। अभी 35वां बनाया गया जिसमें सेबी का लोगो चेंज कर दिया गया सर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? बी आपकी जो नरसिम्हन कमेटी है, नरसिम्हन कमेटी रिकमेंड करती है कि सेबी को स्टेचुरी पावर दी जाए। तो स्टेचुरी पावर जो दी गई थी इसको कब दी गई थी सर? 92 में सर। 30 जनवरी 1992 को सेबी को जो संवैधानिक पावर्स दी गई थी अंडर सेबी एक्ट 1992 के माध्यम से। याद रखना सेबी एक्ट 1992 ये वो एक्ट है जिसके बिहाफ पर सेबी को स्टैचुरी पावर दी गई थी 30 जनवरी 1992 को, ताकि सेबी अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बना सकता है, खुद डिजाइन करता है और उनमें खुद संशोधन भी कर सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। आगे बात करते हैं सेबी के अंदर जो टोटल स्टॉक एक्सचेंज, याद रखिएगा 23। प्रेजेंट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेबी के अंडर में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक कितने हैं? 23। इन 23 में ध्यान रखना 2 है नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, यानी बीएससी एनएससी इंटरनेशनल लेवल के हैं, जबकि 23 जो हैं जो बाकी 21 हैं वो हमारे डोमेस्टिक लेवल के हैं, स्टेट लेवल के स्टॉक एक्सचेंज है। बाकी सब नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, यानी बीएससी एनएससी मेन है, बाकी सब स्टेट लेवल के चलते हैं स्टॉक एक्सचेंज सर, ठीक है। मुंबई इसका हेडक्वार्टर ही आपको पता होना चाहिए। और माधवीपुरी बुद्ध जो है प्रेजेंट में इसकी चेयरमैन, जाना प्रेजेंट चेयरमैन एंड फर्स्ट फीमेल चेयरमैन इज माधवीपुरी बुद्ध जो है ये। माधवीपुरी बुद्ध आपकी आईसीआईसीआई बैंक की ईडी रह चुकी है सर, ठीक है। और पहली नॉन आईएफएस मेंबर हैं जो कि इसकी चेयरमैन बनी है सर। एक बैंकर फर्स्ट बैंकर हैं जो कि सेबी की चेयरमैन है सर, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें। देखिए क्वेश्चन है जो उसकी रिसेंट का क्वेश्चन है, जो करंट फाइनेंस क्वेश्चन है। सेबी अनवेल्ड इट्स न्यू लोगो ऑन इट्स डैश फाउंडेशन डे। सेबी ने अपने डैश स्थापना दिवस पर अपने नए लोगो अनावरण किया। तो नया लोगो बनाया उन्होंने। कौन से नंबर का स्थापना दिवस था? अभी हिंट दिया था मैंने, 34, 35, 36 या 37, 38 सर। 10 का समय लगाएं इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय
देखते हैं कौन जल्दी से इसको कवर कर पाता है। ओके, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 समय समाप्त। और अब इसका सही आंसर दे लेते हैं, वो है 35। ठीक है, तो सेबी अनवेल्ड न्यू लोगो ऑन द 35 फाउंडेशन डे। तो 35वां जो स्थापना दिवस था उस पर नया लोगो लॉन्च किया। नया लोगो क्या, पुराना लोगो भी मैंने आपको दिखाया, यह है नया लोगो सर। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया का नया लोगो जो है ये नया लोगो है सर। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखना। तो नया लोगो इस 35वें स्थापना दिवस पर सेबी ने अपना लिया है सर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बुल एंड बियर दिख रहे हैं। बुल कौन होता है? बुल ऐसा व्यक्ति या ब्रोकर होता है जो मार्केट में तेजी की भविष्यवाणी करता है, उसे हम बुल कहते हैं, यानी कहते हैं मार्केट बहुत बुलिश हो रही है। बियर जो होता है मंदी का सूचक होता है सर। ठीक है, अगर ऐसा व्यक्ति या ब्रोकर आपसे भविष्यवाणी करे कि मार्केट में मंदी के होने जा रही है तो इससे हम क्या बोलते हैं, बियर बोलते हैं, यानी मार्केट को बोलेंगे बियर मार्केट्स हो रही है सर, है ना। कभी कैपिटल मार्केट के इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर जो है हमारा बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 को होती है और ये एशिया का और भारत का सबसे पुराना, ओल्डेस्ट इन एशिया एंड इंडिया, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, याद रखिएगा। इसका पुराना नाम क्या है? ओल्ड नेम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर। जाना बीएससी का जो पुराना नाम था वो था द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। इसी नाम के साथ भारत सरकार ने 1950 में इसको नेशनलाइज किया था और 1957 में इसका नाम बदल कर दिया था बीएससी। तो ध्यान रखना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम कब से पड़ा? 1957 से। उससे पहले इसका नाम था द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हेडक्वार्टर बात की जाए मुंबई में है और चेयरमैन कौन है? एसएस मुंद्रा जी, जो कि इसके आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी रह चुके हैं सर। एसएस मुंद्रा प्रेजेंट में जो है बीएससी के चेयरमैन है सर। और याद रखिएगा इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम राममूर्ति जी जो है प्रेजेंट में एमडी एंड सीईओ बने सर। ध्यान रखना, लेटेस्ट जो अपॉइंटमेंट है 2023 के उसके हिसाब से इसको अपडेट किया गया, लेटेस्ट डेटा इसमें लिया गया है, तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा अगर आपसे पूछेगा तो इससे बाहर डेटा नहीं पूछेगा आपसे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसके लिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी हैंड टू जान लेते हैं जरा। एनएससी जो मेन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, एनएससी की अगर बात की जाए तो एनएससी की स्थापना जो की गई थी सर 1992 में की गई थी बाय द रिकमेंडेशन ऑफ एमजे फिरवानी कमेटी। एमजे फिरवानी कमेटी ने भारत में रिकमेंड किया था कि भारत में एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए जहाँ पे इंडिया की नेशनल लेवल की जो कंपनियां वो अपनी परफॉर्म कर सकें। बीएससी में क्या है, नेशनल इंटरनेशनल सभी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर नेशनल कंपनियों को परफॉर्म करने के लिए जगह दी गई थी। आईडीबीआई, यूटीआई और आपके आईएफसीआई जो है 3 बड़े प्रमोटर्स के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया था। आईडीबीआई इसका मेन प्रमोटर है और इसके बाद 93 में इसको सरकार ने नेशनलाइज किया और 94 से ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। 94 से ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया और ऑपरेशन स्टार्ट करती एक रिकॉर्ड इसके नाम पे बन गया था। ये इंडिया का पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज बना एनएससी जिसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, इंडिया फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज टू स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्मेट जो ट्रेड्स करने का काम है वो इसने स्टार्ट किया। उससे पहले फिजिकल शेयर चलते थे, इसने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की शुरुआत की थी सर। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन जो है इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं और याद रखिएगा इसके एमडी सीईओ ने आशीष कुमार चौहान जी है इसके बनाया गया। तो क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने जानकारी ली यहाँ पर, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ दे दी गई है ताकि अगर क्वेश्चन एग्जाम आता है इससे बाहर डेटा नहीं निकलना चाहिए आपका सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल स्टॉक मार्केट इंडेक्स? इनमें से कौन सा वैश्विक शेयर बाजार सूचकांक है? ऑप्शन ए निफ्टी, सेंसेक्स, ओटीसीआई इंडेक्स या फिर FTSE 100। 10 सेकंड का समय लगा इसके आंसर। निफ्टी का नाम इंडिया में हम सुनते रहते हैं, निफ्टी 50, नेशनल 50। और इसी प्रकार सेंसेक्स की बात करें बॉम्बे स्टॉक में सुनाई जाता है। ओटीसीआई ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भारत का स्टॉक एक्सचेंज है तो इसका भी बताया। लेकिन FTSI जो है ये लंदन का 100 सेंसेक्स वाला एक इंडेक्स है, इससे बताना चाहिए आपके लिए। सही आंसर होगा डी, फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज 100 सूचकांक, जिसे FTSE सूचकांक 100 सूचकांक या FTSE 100 या FTSE भी कहा जाता है या अनौपचारिक रूप से इसे FTSE भी कहा जाता है। लंदन स्टॉक में सूचीबद्ध उत्तम बाजार पूंजीगण वाला 100 कंपनियों का एक शेयर सूचकांक है सर। FTSE क्या है, लंदन कहा जाता है, तो वैश्विक शेयर बाजार सूचकांक है सर ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जनरल इंश्योरेंस? इनमें से कौन सा सामान्य बीमा का कार्य नहीं है? आपका ऑप्शन ए कॉर्प इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस या फिर लैंडिंग ऑफ फंड्स। 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। जनरल इंश्योरेंस स्पेशली आपके रिस्क को कवर करने के लिए होता है, चाहे वो क्रॉप का हो, फायर का हो, कार का हो। लेकिन लैंडिंग ऑफ फंड्स होता है यानी कि फंड डिस्ट्रीब्यूशन करना इसका काम नहीं होता है। इसका मतलब सही आंसर होगा ये, लैंडिंग ऑफ फंड्स बैंक का कार्य होता है। द फंक्शन ऑफ द इंश्योरेंस द रिस्क शेयरिंग असिस्टिंग in the capital formation, economic progress, lending of the funds is not a function of insurance। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा।
तो एग्जाम बाइट पर आए सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी साथी जीएस को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं सर, या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए स्पेशली जो लाइव क्लासेस है हमारी जूम पर स्टार्ट हो चुकी है सर जीएस की। तो जो साथी अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया, बस वहाँ भर दीजिएगा और वहाँ पे अपना कोर्स चूज कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा और उस पर आपसे जो फीस है और जो आपकी क्लासेस की है उस पर बात कर ली जाएगी, या आप डायरेक्टली मेरे नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पर भी आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर के साथ में आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। निफ्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? निफ्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1969, 1985, 1990 या 1996। टेंशन समय लगा इसका आंसर। निफ्टी नेशनल एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स है सर, इसे निफ्टी 50 भी कहते हैं। जब एनएससी ने ऑपरेशन स्टार्ट किया 94 में, तो 96 के पीरियड में इसने स्थापना की थी निफ्टी की सर। सही आंसर 96 इज राइट आंसर। तो द निफ्टी 50 इंडेक्स वाज लॉन्च ऑन द 22 अप्रैल 1996। याद नहीं, क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है। विद द बेस डेट ऑफ द इंडेक्स एज नवंबर 3, 1995, विच वाज द फर्स्ट डेट ऑफ द इक्विटी trading on NSE, the index which comprise of the 50 largest and the liquid stock trading on the NSE has evolved over the year adopting global best practice। ठीक है, याद रखिएगा इसके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। which of the following method is a prevalence to the existing shareholders for the buying shares in the primary markets? प्राथमिक बाजार में शेयर खरीदने के लिए मौजूदा शेयर धारकों के नियम से कौन सी विधि एक विशेषाधिकार है? ऑप्शन ए एफपीओ, ऑफर फॉर सेल या ईआईपीओ या फिर आपका राइट इशू। टेंशन का समय लगा इसका सही आंसर। जिन साथियों ने क्लासेस ली है उनको अच्छे से पता है इसका सही आंसर, जिनको नहीं पता है बहुत ध्यान से देखिएगा। जब भी कोई कंपनी नया शेयर इशू करती है तो उस शेयर को खरीदने का पहला अधिकार प्रेजेंट शेयर होल्डर देती है। इस विषय के कारण उस शेयर को क्या बोलते हैं? राइट इशू सर। सही आंसर राइट इशू। और राइट इशू इज एन इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर इन द कंपनी सर। तो खरीद सकते हैं, राइट इशू मानते हैं, तो प्राथमिक उनको जाती है सर राइट इशू का, राइट इशू या राइट शेयर कहते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज टू लॉन्च एन आईपीओ? इनमें से कौन सा आईपीओ लॉन्च करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है? ऑप्शन ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या एनएससी या फिर एफआईएसई यानी फेडरेशन स्टॉक एक्सचेंज या फिर ओटीसीआई ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। टेंशन के समय लगा इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, टेंशन के समय समाप्त होता हुआ। अब देखते हैं सही आंसर। जिनको साथियों को आंसर पता वो चैट बॉक्स में आंसर लगा सकते हैं। इसका सही आंसर अगर हम देखें तो वह है आपका बीएससी। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया है बीएससी, और इसी ने सबसे पहले आईपीओ को लॉन्च किया था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्च करते हैं। न्यू इशू मार्केट इज आल्सो नोन एज। न्यू इशू मार्केट को किस नाम जानते हैं? ठीक है, तो न्यू इशू कहाँ पे लाते हैं, नए शेयर कहाँ पे लाए जाते हैं? देखिए, दो तरह की मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अगर मान लीजिए ये मैं हूँ और मैं मार्केट में एक मोबाइल फोन परचेज करता हूँ, एक न्यू मोबाइल फोन परचेज करता हूँ, तो जहां मैं फोन खरीद रहा हूँ इज अ प्राइमरी मार्केट्स। ये मोबाइल फोन कल को मैंने किसी और पर्सन को बेच दिया मान लीजिए, और इसने किसी और को बेच दिया, तो इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। जब आप फर्स्ट टाइम कोई शेयर जारी करते हैं, यानी फर्स्ट टाइम कोई कंपनी नई शेयर जारी करती है, उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है, और उन शेयर को फिर आपस में जब हम आपस में खरीदते बेचते रहते हैं इज अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, बीएससी एनएससी का इज अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। ऑप्शन ले लेते हैं ए बी सी डी आपके सामने टेंशन समय। अब इसका सही आंसर लगा सकते हैं। मनी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी, कॉल मार्केट। तो जो न्यू इशू मार्केट है उसे किस नाम जानते हैं हम लोग? बिल्कुल सही आप लोग को आंसर होगा यहाँ पर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्राइमरी मार्केट कहते हैं। ठीक है, द प्राइमरी मार्केट। चल पाए सभी साथियों को बहुत स्वागत। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिए। द प्राइमरी मार्केट इज आल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट। द सेकेंडरी मार्केट इज व्हाट वी कॉमनली थिंक ऑफ एज द स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द डायरेक्ट सेल ऑफ द सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर इज नोन एज। किसी कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति या निवेशकों के एक छोटे समूह को सिक्योरिटीज की सीधी बिक्री को क्या नाम जाता है? इसे कहते हैं हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट सर। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने सही आंसर। मैंने यहाँ पर आंसर आपको दे दिया है। जिन साथी को नहीं पता था उनको पता लीजिए चाहिए। बॉन्ड बाउंड डील्स या राइट डील या प्राइवेट प्लेसमेंट, तो इसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सर। ठीक है, देखिए प्राइवेट क्या होता है? आप प्राइवेट प्लेसमेंट इज अ सेल ऑफ स्टॉक शेयर और बॉन्ड और टू प्री सिलेक्टेड इन्वेस्टर एंड द इंस्टीट्यूशन रेदर देन पब्लिकली ऑन द ओपन मार्केट। एक निजी प्लेसमेंट खुले बाजार में सरल रूप से बजाय पूर्व चयनित निवेशकों
संस्थानों को स्टॉक शेयर या बॉन्ड की बिक्री से है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई कल को सेब बेच रहा हूँ तो सेब एक तो होता है मार्केट में ला करके कोई भी आकर खरीद ले, और एक जब मैं सेब बेच रहा हूँ तो मैंने 4-6 लोगों को चुन लिया, उन्हीं लोगों को बेचना है मुझे। अगर तो जब मैं उन्हीं चुने गए लोगों को बेचता हूँ तो इसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, यानी अजबा की फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट इज अ डेवलप बाय, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने। टाइम सम स्टार्ट। देखिए अजबा एक ऐसा एग्रीमेंट है, अगर कोई व्यक्ति शेयर खरीदना चाहता है और उसकी जेब में पैसा नहीं है लेकिन अकाउंट में पैसा है, तो वो कंपनी से अजबा एग्रीमेंट के तहत शेयर परचेज कर सकता है। इस एग्रीमेंट को सेबी ने डेवलप किया था सर। इस एग्रीमेंट के बिहाफ पर आप अपने बैंक खाते में अमाउंट को ब्लॉक कराते हुए शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं सर। ठीक है, अजबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट इज अ प्रोसेस डेवलप्ड बाय द इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटरी बॉडी सेबी फॉर applying IPO, reply to IPO या right issue के लिए, as a mean to an application for the subscribing to a public or to right issue along with an authorization to the bank SCB to block the application money in the bank account। तो बैंक खाते जो आपका करंट अकाउंट है, आपका सेविंग अकाउंट है, उसमें जितने अमाउंट की शेयर आप खरीद रहे हो वो पैसा उतना आपके अकाउंट से ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक के बिहाफ पर, उस अमाउंट के बिहाफ पर आप अपने जो शेयर कंपनी से लेना चाहते हो वो शेयर आपको मिल जाएंगे, बाद में वो पैसा कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ लोकल एरिया बैंक? स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की न्यूनतम चुकता पूंजी क्या होती है? देखिए पहली बात है ना, लोकल एरिया बैंक जो होते हैं ये 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट तक ही मैक्सिमम खोले जा सकते हैं सर। छोटे लेवल के बैंक्स होते हैं, इनको खोलने के लिए जो कैपिटल चाहिए कितना चाहिए? इसका सही आंसर लगाइए। 4 ऑप्शन है, टेंशन समय। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और टेंशन समय देखते हैं इसका सही आंसर कौन लगाता है पहले, और इसका सही आंसर जो आपके सामने है वो 5 करोड़ सर। ठीक है, लैब आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द सेटिंग अप लैब इन INR 5 crore। वन कैन सेट अप लैब continuous district town which are required to function in their area which usually does not exceed 3 district towns सर। ठीक है, इसी पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा यहाँ पर सर। तो 5 करोड़ की कैपिटल के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। The overdraft limit under the प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम हैज बीन इंक्रीज टू ₹10। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट की सीमा को पहले 5,000 थी, उससे बढ़ाकर कितना कर दिया? ऑप्शन ए 5,000 ही रखा गया है, 10,000 कर दिया, 15 या 20,000 कर दिया गया है। लगाएं इसका सही आंसर। टेंशन के बाद आज से मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 10 सेकंड समय, और ये सही आंसर 10,000 सर। देने के कहा ओवरड्राफ्ट यानी ODD लिमिट्स डबल फ्रॉम द 5,000 टू 10,000 डी लिमिट अप टू ₹2,000 विदाउट कंडीशनल इंक्रीज इन अपर एज लिमिट फॉर द 60 to 65 ईयर्स। DD लिमिट्स कर दी गई सर। अब यहाँ बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात ये, तो इसकी टैगलाइन है मेरा खाता भागी विधाता। 15 अगस्त 2014 के दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी योजना को घोषणा की गई थी, और 28 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया था। इस योजना की टैगलाइन मेरा खाता भागी विधाता है, और इस योजना की अगर बात करते हैं तो देखिए लॉन्चिंग डेट है 28 अगस्त 2014, जिस दिन पहले दिन रिकॉर्ड बना था 1.5 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट पूरे भारत में खोले गए थे, जो कि एक रिकॉर्ड था सर। सरकार ने अगले 6 महीने में 7.5 करोड़ अकाउंट खोलने का टारगेट, लेकिन 17 जनवरी 2015 तक इसमें 11.5 करोड़ अकाउंट के साथ में ये योजना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। इसलिए 17 जनवरी 2015 के दिन ये स्कीम रिकॉर्ड कर ली गई, किसमें? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने भारत की एकमात्र योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग अभियान के रूप में शामिल की गई है सर। अकॉर्डिंग टू बजट 2023 लेटेस्ट डेटा है कि प्रेजेंट में अब तक इसमें कितने अकाउंट खोल चुके हैं? 47.8 करोड़ अकाउंट इसमें अब तक खोले जा चुके हैं, और इन टोटल अकाउंट में डिपॉजिट है 1.75 लाख करोड़ रुपये। ये लेटेस्ट डेटा है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 47.8 करोड़ अकाउंट अब तक इसमें खोले जा चुके हैं, और 1.75 लाख करोड़ रुपये इसमें अब तक डिपॉजिट किए जा चुके हैं सर। ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट इस अकाउंट के थ्रू खोल सकते हैं आप, यानी कि BSBD अकाउंट। BSBD होता है इज अ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट ना, BSBD फुल फॉर्म एग्जाम आती है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, ये जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं जो कि आपको प्रधानमंत्री जनधन खाते में खोले जा सकते हैं सर। और इस अकाउंट पर आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। ध्यान, रुपए मतलब होता है रुपीज का रू और पेमेंट का पे लेके बनाया रुपए डेबिट कार्ड इशू किए जाएंगे सर। ये नहीं कि मास्टर वीजा किसी चीज़ का मिलेगा, नहीं, ओनली रुपए डेबिट कार्ड मिलेंगे। और रुपए डेबिट कार्ड जो होते हैं उनका एटलीस्ट 90 दिन में एक बार यूज करना कंपलसरी है। वन टाइम यूज कंपलसरी है, एक बार यूज करना वजूद, नहीं तो उसकी सुविधाएं आपकी डिसेबल हो जाएंगी। ओवरड्राफ्ट लिमिट इसमें कितनी है? फैसिलिटी 10,000 हो चुकी है, अब पहले 5,000 थी।
ठीक है। और जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है पहले 1 लाख था, अब 2 लाख रुपये हो चुका है, और जो लाइफ इंश्योरेंस है वो 30,000 का एच इसके ऊपर बरकरार है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है प्रधानमंत्री जनधन योजना के, जिससे क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे, तो बिल्कुल इससे बाहर जाके क्वेश्चन नहीं जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे आपकी स्क्रीन पर। द हेडक्वार्टर ऑफ द भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRB NMPL इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अगर आपसे देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, या फिर है बेंगलुरु में। 10 सेकंड समय लगाएं इसका सही आंसर। BRB NMPL का काम होता है भारत में नोटों को छापना। इसके अंडर में 2 गवर्नमेंट की प्रेस है और 2 RBI की अपनी खुद की प्रेस है। टोटल 4 प्रेस है जहां में नोट छापे जाते हैं। सही आंसर है बेंगलुरु। देखिए, द BRB NMPL हैज बीन रजिस्टर्ड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनी 1956 विद इट्स रजिस्टर्ड एंड द कॉर्पोरेट ऑफिस situated at the Bengaluru. The company manage 2 presses, one at the Mysore in the Karnataka and the other at Salboni in West Bengal. तो ये मैसूर और सल्बोनी जो है ये आपकी भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत आती हैं, और 2 प्रेस आती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी संगठन के अंदर आती हैं। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जो चैनल पर आए साथी प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए सर, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे सर। देखिए इसके अगर हम बात करते हैं BRB NMPL भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा प्राइवेट की बात करें, स्थापना इसकी हुई थी, ये बेंगलुरु हेडक्वार्टर है और 3 फरवरी 1995 को स्टैब्लिश हुआ। T रविशंकर जी प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है। ध्यान, RBI के जो डिप्टी गवर्नर है मिस्टर T रविशंकर जी, वो इसके कौन है? चेयरमैन है सर। भारत में टोटल 4 प्रेस है जहाँ पे नोट छापे जाते हैं। पहली प्रेस है नासिक प्रेस जो कि वेस्टर्न इंडिया महाराष्ट्र में है, और ऐसी है दूसरी देवास प्रेस जो कि सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में है। और ये दोनों प्रेस भारत सरकार की अपनी प्रेस है, वित्त मंत्रालय की प्रेस है। वित्त मंत्रालय का संगठन जो है उसके अंडर आती है SPMCIL के अंडर में आती है सर। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बोलते हैं। SPMCIL क्या है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सर। तृप्ति पाठक उसकी चेयरमैन है प्रेजेंट में, इस पर हम बाद में करेंगे बात। और 2 जो RBI की अपनी प्लेस है वो है मैसूर की है कर्नाटका में साउथ इंडिया में, और एक है सल्बोनी प्लेस वेस्ट बंगाल में ईस्ट इंडिया में सर। ये दोनों की दोनों कायम आती हैं BRB NMPL के अंदर आती है सर। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। इन चारों प्रेस में नोट छापने का काम होता है सर। ठीक है, ध्यान रखना, नोट छापे जाते हैं इसके अंदर। इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात की जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको ये बनेंगे, बिल्कुल ध्यान रखना। मिनिमम पॉइंट लॉन्चिंग हुई थी ये स्कीम 9 मई 2015 के दिन इन कोलकाता बाई PM मोदी सर। एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभाल रहा है इसका? LIC संभालता है। एम क्या? टू इनहेंस द पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस इन कंट्री एंड प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन सर। अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की तो मिनिमम 18 से लेकर 50 साल तक की एज के जो व्यक्ति हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये प्लान 55 साल तक चलेगा सर। लेकिन इसके लिए आपका बैंक में अकाउंट होना कंपलसरी है। आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे ऑटो डेबिट होगा, यानी पैसा काट लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। कितना काटा जाएगा सर? 436 रुपया। अब ये नया प्रीमियम ध्यान रखना, 2022 में प्रीमियम 436 है, पहले कितना था? 330 रुपया सर। अब प्रीमियम 436 रुपया, और इस 436 के बिहार पर 2 लाख का आपको इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। इसके अंदर किसी भी रीजन में डेथ होने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपये मिल जाएंगे सर, चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो, नॉर्मल डेथ हो, किसी भी केस में। ठीक है, 2 लाख रुपये जो होंगे नॉमिनी को दिए जाएंगे। इसके कुछ फीचर बताते हैं। कवरेज जो होगा 1 साल के वैलिड होगा सर। रिन्यू द पॉलिसी एवरी ईयर टिल द एट द 55 ईयर्स। तो हर साल इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। 1 साल का प्लान होता है। 1 साल के बाद क्या होता है? ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कटेगा हर साल मई के महीने में। जो कवरेज पीरियड है वो 1 जून से लेकर के 31 मई तक आपको इंश्योर्ड रखेगा सर ये। और हर साल जो है आपसे 31 मई की जैसी खत्म होने वाली है उससे पहले आपसे अकाउंट से प्रीमियम जो है काट लिया जाएगा, ताकि नेक्स्ट साल के लिए फिर से उसको इंश्योर कर दिया जाए सर। ठीक है, रिस्क कवर इज एप्लीकेबल फॉर आफ्टर द 15 डेज ऑफ द एनरोलमेंट। तो जिस दिन आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की जाएगी उसके 15 दिन के बाद ये एप्लीकेबल हो जाएगा रिस्क कवर आपका। क्योंकि 15 दिन का क्या होता है? इसका लॉक एक तरह से कह सकते हैं फ्री लुक पीरियड होता है, जिसमें अगर कस्टमर चाहे तो इस पॉलिसी को वापस भी कर सकता है सर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जामबाइट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमारा हैगा उसमें GS की स्पेशली हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि चाहे UPSC की प्रिपरेशन हो, चाहे बैंक की प्रिपरेशन हो, चाहे SSC प्रिपरेशन हो, इनकी क्लासेस के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, या इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस फाइनेंस का क्रैश कोर्स 10 दिन के या 10 घंटे की जो स्पेशल क्लास होगी उसके माध्यम से आपको कवर करा सकते हैं। तो लाइव क्लासेस के लिए ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें एग्जामबाइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अबरिमा फिट्स इज द लैटिन नेम फॉर विच प्रिंसिपल ऑफ द इंश्योरेंस। अबरिमा फिट्स बीमा के किस सिद्धांत का लैटिन नाम है? ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉजेस के लिए, या प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी के लिए, या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, या प्रिंसिपल ऑफ अल्टमोस्ट गुड फेथ के लिए सर। 10 का समय लगा इसका सही आंसर। ये एक रिकॉल क्वेश्चन है, LIC AAO का एग्जाम का ये क्वेश्चन है सर, ध्यान रखिएगा।
वहां से क्वेश्चन लिया गया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रिंसिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ। देखिएगा या मैंने हिंदी में इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। एक ओब्रेमा फिडाइस अनुबंध एक अनकानूनी समझौता है जो बीमा उद्योग के लिए सामान्य है, जिसमें सभी भौतिक तथ्यों के प्रकटीकरण के दौरान अच्छे विश्वास के उच्चतम मानक की अवस्था होती है जो दूसरे पक्ष के निर्णय की प्रभावित कर सकते हैं। ओनेफिटी या ओनेफिट्स का लैटिन शब्द का अर्थ है अत्यंत अच्छा विश्वास, यानी अटमोस्ट गुड फेथ। ये इसका सही जो है लैटिन नाम है इसका सर, ध्यान रखिए, प्रिंसिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ सर, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, टाइप्स ऑफ एटीएम्स से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, कौन कौन तरह के एटीएम्स होते हैं। मैं शॉर्ट में बता दूं आपके लिए एटीएम के लिए कि जो एटीएम्स होते हैं सर, एटीएम से तो वही होता है कि आप कैश निकाल सकते हैं, आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं सर, है ना। लेकिन एटीएम जो होते हैं अपने वर्क के हिसाब से, जिस जगह लोकेशन पे लगे हैं वर्क के हिसाब से उनके नाम भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर बैंकों ने अपने एटीएम लगाए हैं तो उन्हें ब्राउन लेवल एटीएम कहा जाता है। कोई प्राइवेट कंपनी अपने एटीएम लगाती है उसे वाइल्ड लेवल एटीएम कहा जाता है। अगर कोई मान लीजिए कि पॉज मशीन या एटीएम जो इस्तेमाल हो रहा है फॉर कृषि पर्पस के लिए, तो उसको हम ग्रीन लेवल एटीएम कह देंगे। और अगर मान लीजिए ई कॉमर्स के लिए तो येलो एटीएम कह देंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से वाइल्ड लेवल एटीएम क्या होगा, एटीएम सेटअप ऑन एंड द ऑपरेट बाय नॉन एनबीएफसी आर डब्ल्यूए नॉन बैंक एटीएम ऑपरेट आर द ऑथराइज अंडर द पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 बाय आरबीआई। तो प्राइवेट कंपनी लगा दो एटीएम, वाइल्ड लेवल एटीएम कहलाएंगे। ग्रीन लेवल क्या होंगे, एटीएम फॉर द एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शंस, ऑरेंज लेवल एटीएम फॉर शेयर ट्रांजेक्शंस, पिंक एटीएम फॉर वुमेन्स मीन ओनली फॉर वुमेन्स के लिए, वुमेन के जैसे मान लीजिए बुटीक्स वगैरह होते हैं वहाँ पे अगर शॉपिंग करने जाते हैं, लेन देन करने जाते हैं, तो वहाँ पे जो बैंक ट्रांजेक्शन किए जाएंगे वो सारे आपके पिंक लेवल एटीएम्स के तहत काउंट किए जाएंगे सर। ठीक है, येलो एटीएम ई कॉमर्स फैसिलिटी के लिए, ब्राउन लेवल जो बैंक्स द्वारा लगाए गए एटीएम्स हैं। और बायोमेट्रिक क्या होगा, जिसके अंदर जो है आपका पूरी तरह से आई स्कैनर वगैरह बाय फिंगरप्रिंट वगैरह जो है इसको लगने के बाद तब लेन देन किया, तो बायोमेट्रिक एटीएम्स कहा जाता है आपके लिए सर। ठीक है, अगर ऑन साइड की बात करें तो ब्रांच परमिशन में जो एटीएम लगे हैं ऑन साइड कहलाएंगे। अगर ब्रांच यहाँ है देखिए एटीएम कहीं दूर लगा है तो ऑफ साइड एटीएम उसके लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये एटीएम का थोड़ा सा पोर्शन है, इसको वीडियो को आप पोज करके आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं अच्छे से। इसके अलावा जान लीजिए कि जो एटीएम्स होते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन की बात करते हैं तो इसके इन्वेंटर थे जॉन एड्रियन शेपर्ड बैरून, जो कि एक ब्रिटिशर थे। और 1967 में इन्होंने एटीएम का आविष्कार किया था, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 1967 में ही क्या करा था, वर्ल्ड का पहला एटीएम भी लगाया था। बार्कले बैंक इन लंदन में वर्ल्ड का पहला एटीएम लगाया गया था सर, ये भी ध्यान रखिएगा। जो इसका एटीएम का पुराना नाम है भी ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक कैश डिस्पेंसर्स को बोलते हैं या डेक्स बोलते हैं या डी ला रू ऑटोमेटिक कैश सिस्टम भी इसको बोला जाता है। ये इसके कुछ पुराने नाम है। याद रहे इंडिया का पहला एटीएम जो था एचएसबीसी बैंक ने हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लगाया था मुंबई में 87 में, लेकिन ये एटीएम फेल हो गया था। बाद में 1998 में आईसीआई बैंक ने एटीएम को विस्तृत रूप से स्टार्ट किया था सर। ठीक है, याद रखिए भारत का जो सबसे ऊंचाई पे स्थित एटीएम है वो एक्सिस बैंक का लगाया हुआ है, जो कि थेगू नियर नाथुला पास सिक्किम में है, 13,200 फीट की ऊंचाई पर, फॉर इंडियन आर्मी पर्सनल ऑफ दैट एरिया के लिए सर। ठीक है जानना, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, अगर पूछे आपसे कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में सबसे ज्यादा एटीएम किसके हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, चाहे एटीएम हो चाहे सीडीएम मशीन हो, दोनों एसबीआई के सबसे ज्यादा हैं। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट बैंकों में, तो प्राइवेट बैंकों में सबसे ज्यादा एटीएम किसके हैं, एक्सिस बैंक के सबसे ज्यादा एटीएम लगे हैं सर। ठीक है, और अगर फॉरेन बैंक की बात की जाए तो फॉरेन बैंकों में सबसे ज्यादा एटीएम किसके हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के हैं सर। चार्टर्ड बैंक की जो है सबसे ज्यादा एटीएम, नंबर ऑफ एटीएम सबसे ज्यादा इसके हैं और नंबर ऑफ ब्रांचेज भी सबसे ज्यादा, 100+ ब्रांचेज 100+ एटीएम जो पूरे भारत में फॉरेन बैंकों में स्टैंडर्ड चार्टर्ड के। तो ध्यान रखना, देश में सबसे ज्यादा एटीएम जो जिस बैंक के लगे हैं वो है आप सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्राइवेट बैंकों में एक्सिस बैंक और फॉरेन बैंकों में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले किसान विकास पत्र योजना को भी जानना पड़ेगा, ये काफी अच्छी स्कीम है। किसान विकास पत्र योजना की बात किया तो किसान विकास पत्र इज बेसिकली द इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू इंक्रीज स्मॉल सेविंग इन द कंट्री फॉर द इन्वेस्टर सिक्योर फ्यूचर। तो छोटी छोटी सेविंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसान विकास पत्र योजना को लॉन्च किया गया था सर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी रिकमेंडेशन किसने की, तो एस गोपीनाथ, जो आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर है श्यामला गोपीनाथ जी, उनके रिकमेंडेशन पर किसान विकास पत्र योजना को लॉन्च किया गया था। इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में बाई इंडियन पोस्ट ऑफिस। ध्यान रखना, भारत के जो पोस्ट ऑफिस है 1988 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। 1988 में पहली बार जाने क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है, जो रेड कलर से मार्क के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा चुका है। 1988 बाई इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और इस डिसकंटिन्यू किया गया था 2011 में, इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन री इंट्रोड्यूस किया 2014 में सर, ध्यान रखना। ठीक है, तो श्यामला गोपीनाथ कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया। 2011 में बंद किया, दोबारा 2014 में स्टार्ट कर दिया, तो 2 बार यानी कि एक तरह से बंद करके दोबारा स्टार्ट होने वाली योजना भी कौन है, किसान विकास पत्र सर। ठीक है, अगर बात करें टेन्योर की तो प्रेजेंट में ध्यान रखना, ये मैं अप्रैल 2023 के बारे में बता रहा हूँ, जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है 1 अप्रैल 2023 के बाद इसमें जो चेंजेस आए हैं उसके हिसाब बता रहा हूँ आपके लिए।
टेन्योर जो है अब 113 महीने का हो गया है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 113 महीने में जो भी पैसा इसमें जमा करेंगे वो पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है, डबल योर मनी विन 113 मंथ के अंदर सर, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट की तो प्रेजेंट में 7.5% है, जो कि भारत सरकार द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट किया जाता है। ये याद रखना कितना मिला, 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके ऊपर। और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिनिमम 1000 रुपये और मैक्सिमम आप इसके ऊपर 100 के मल्टीप्लाई जितने चाहे कर सकते हैं, नो लिमिट सर, ठीक है। मिनिमम 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है किसान विकास पत्र में, उसके ऊपर 100 के मल्टीपल में जितने चाहे, यानी 1100, 1200, 1500 कितने भी कर लीजिए सर, जो चाहे कर सकते हैं सर इन्वेस्टमेंट के लिए। किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट डिनोमिनेशन कितना मिल सकता है आपको, देखिए जो डिनोमिनेशन की बात करते हैं, किसान विकास पत्र 1000 रुपये का मिल जाएगा आपको, मतलब फिक्स्ड, या 5000 का मिल जाएगा, 10,000 का मिल जाएगा, 50,000 का मिल जाएगा। ये भी कहाँ मिलेगा आपको, हेड ऑफिस से, ठीक है। हेड ऑफिस कौन सा, पोस्ट ऑफिस। हेड पोस्ट ऑफिस जो होता है वहां से आप किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट को परचेज करते हैं, 1000 रुपये वाला या फिर 5000 वाला, 10,000 वाला या 50,000 वाला जो है वैल्यू का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जानना ये 1000, 5000, 10,000 वाले तो छोटे पोस्ट में मिल जाएंगे, लेकिन 50,000 वाला स्पेशली जानना ये सिर्फ हेड पोस्ट ऑफिस में ही मिलेगा, इसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगा, किसी और पोस्ट में नहीं मिलता। ये क्वेश्चन पूछा चुका है, इसको भी कुछ ध्यान रखना सर। आगे बात करते हैं नॉट एलिजिबल इन्वेस्टर कौन, HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है, और NRI इसके लिए एलिजिबल इन्वेस्टर नहीं है, यानी ये लोग किसान विकास पर परचेज नहीं करते। भारत का कोई भी नागरिक इसको परचेज कर सकता है, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज और NRI जो होते हैं वो इसको परचेज नहीं कर सकते। दूसरी बात, एलिजिबल इन्वेस्टर कौन है, फार्मर्स हैं, और कोई भी भारत का जो नागरिक है वो इसके लिए एलिजिबल है, खरीद सकता है। टैक्स की छूट बिल्कुल है, 80C के तहत इनकम टैक्स की छूट आपको पूरी देगी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत आपको इनकम टैक्स की छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको किसान विकास पत्र के बारे में, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है रेड कलर में जो मार्क किया गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया सर। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कुल क्वेश्चन, विच एंटिटी लॉन्च किसान विकास पत्र फर्स्ट इन 1988। 1988 में सबसे पहले किस संस्था ने किसान विकास पत्र लॉन्च किया। ऑप्शन A, B, C, D आपके सामने 4 ऑप्शन टेक्स्ट में, और आयोग का इसका आंसर लगाना आपके लिए बच्चों का खेल हो चुका है, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन मजे की बात है LIC वीडियो के अंदर रिकॉल हुआ था सर। सही आंसर इंडिया पोस्ट, बिल्कुल सही आंसर। किसान विकास पर इज अ सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम विच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1988 बाय द इंडियन पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन विच ईयर वाज द किसान विकास पत्र स्कीम फर्स्ट लॉन्च। किसान विकास पत्र योजना सबसे पहले किस पर लॉन्च की गई थी। ऑप्शन A 2011 में, 1995 में, 1988 में, या फिर 2014 में। टेंथ के समय लगा सही आंसर, और मुझे पता है आपको इसका आंसर अच्छे से पता है, आपकी स्माइल बता रही है आप सभी लोगों की कि इसका आंसर लगाना आपके लिए बच्चों का खेल हो चुका है सर। बिल्कुल सही आंसर है 1988 सर। इंडिया पोस्ट इंट्रोड्यूस द किसान विकास पत्र एज ए स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम इन 1988. It is primary objective to an increased long-term financial discipline in the pupil. It was discontinued in 2011 and again re-launched 2014. तो 2011 में बंद हो गई थी स्कीम, ये ध्यान रखना, और 2014 में इसको दोबारा से फिर से स्टार्ट कर देगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द लॉक इन पीरियड इन किसान विकास पत्र। अब किसान विकास पत्र में जो लॉक इन पीरियड है वो उसकी अवधि कितनी है सर, 2.5 साल की होती है, 3 साल की होती है, 5 साल की होती है, या 10 साल की। टेंशन के समय अब ये पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन लॉक इन पीरियड में आपको बता देता हूँ कि लॉक इन पीरियड जो होता है उस पीरियड में आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी जब तक वो पैसे का उससे पैसे निकालेंगे तो काफ़ी सारी पेनल्टीज आपके कट जाएंगे, पैसा नहीं निकलेगा आपका सर। ये होता है पीरियड कितना, 2.5 साल का सर, ठीक है। लॉक इन पीरियड ऑफ 2 years 6 months, प्रीमेच्योर क्लोजर 2 years 6 months इज ऑलवेज अलाउ ओनली ऑन द डेथ ऑफ द होल्डर एंड एनी डेथ only of the holder in the case of the joint holder or for failure by a place being the gazette government officer सर। ध्यान रखना, देखिए 2.5 साल का लॉक इन पीरियड है, 2.5 साल से पहले अगर आपने इसमें से पैसा निकाला, ठीक है, तो विदाउट इंटरेस्ट पैसा मिलेगा। ध्यान रखना एक बात, विदाउट इंटरेस्ट, और 2.5 साल बाद निकालते हैं तो आपको विद इंटरेस्ट पैसा मिल जाएगा इसके अंदर से, लेकिन याद रहे कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इमरजेंसी है आपकी, उस केस में पैसा मिल सकता है। विद इंटरेस्ट आपको 2.5 साल बाद मिलेगा, 2.5 साल से पहले इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल इंटरेस्ट जो काउंट होगी, और इंटरेस्ट में पेनल्टी काट करके तब आपको पैसा इसके अंदर मिलेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट का आदेश है, मान लीजिए कोर्ट का आदेश है, या डेथ की स्थिति है, या मेडिकल हेल्थ कंडीशन की दिक्कत है, तो उस केस में क्या होगा कि आप पहले ही पैसे निकालते हो, उसमें इंटरेस्ट वगैरह भी आपको पे किया जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं तो नॉर्मली 2.5 साल से पहले आप निकालोगे तो पैसा आपका मिलेगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो आपके पैसे में से पेनल्टी कट के पैसा आपको मिलेगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द मैक्सिमम डिनोमिनेशन फॉर विच KVP यानी किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट आर अवेलेबल। अधिकतम मूल्य क्या है जिसके लिए किसान विकास प्रमाण पत्र उपलब्ध है। ऑप्शन आपके सामने 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, या कैन बी बॉट फॉर एनी डिनोमिनेशन 10 समय। और आपको पता है हेड पोस्ट ऑफिस से जो हाई डिनोमिनेशन वाले किसान विकास पत्र है वो आपको मिल जाते हैं सर। और इसका सही आंसर अब देख लेते हैं।
सही आंसर है 50,000, है ना, बताया था इस बारे में। चैनल पर से भी साथियों बहुत स्वागत है। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा सर। किसान विकास पत्र इज अवेलेबल इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹1,000, 5,000, 10,000 एंड आल्सो 50,000 फॉर द इन्वेस्टमेंट। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ इन किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र अधिकतम कितने निवेश की अनुमति है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने ऑप्शन लगाएं। सही आंसर 50,000, 1.5 लाख, नो अपर लिमिट, डिपेंड ऑन आरबीआई परमिशन। किसान विकास पत्र में अधिकतम कितने निवेश की अनुमति है, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सर? तो सही आंसर नो अपर लिमिट। मैंने बताया था 1,000 रुपये और 100 के मल्टीपल जितने अच्छा लगा सकते हैं ना। किसान विकास अवेलेबल इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1,000, 5,000, 10,000, 50,000 फॉर द इन्वेस्टमेंट। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। प्लीज नोट द डिनोमिनेशन 50,000 आर अवेलेबल ओनली एट द हेड ऑफिस ऑफ द सिटी सर, हेड पोस्ट ऑफिस ऑफ द सिटी सर, उसमें मिलेगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम कोई सीमा नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ इन द किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र न्यूनतम कितने निवेश की अनुमति है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने और सही आंसर 1,000। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, लेकिन 1,000 इज द राइट आंसर। किसान विकास पत्र इज अवेलेबल इन द डिनोमिनेशन ऑफ द 1,000, 5,000, 10,000 एंड द 50,000 फॉर इन्वेस्टमेंट। देयर इज नो लिमिट, मैक्सिमम लिमिट। प्लीज नोट, ये बताई दी आपके लिए सर। तो 1,000 रुपये मिनिमम होता है, मैक्सिमम के मल्टीपल में 100 के मल्टीपल में आप जो भी है अपना परचेज कर सकते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये अगला क्वेश्चन ऑप्शन पर। With respect to insurance industry, the amount of policies and the contract should be each sales employee is called dash. बीमा उद्योग के संबंध में प्रत्येक बिक्री कर्मचारी द्वारा बेची गई नीतियों और अनुबंधों की राशि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोडक्टिविटी, ड्यूरेबिलिटी, फिजिबिलिटी या वर्क रेट। 10 सेकंड समय लगाएं इसका सही आंसर। बीमा उद्योग के संबंध में प्रत्येक बिक्री कर्मचारी द्वारा बेची गई नीतियों और अनुबंधों की राशि को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोडक्टिविटी सर, ध्यान रखना प्रोडक्टिविटी। देखिए, विद रेस्पेक्ट टू द इंश्योरेंस इंडस्ट्री द अमाउंट ऑफ पॉलिसी एंड द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सोल्ड बाय ईच सेल्स एम्प्लॉय इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी सर। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ द पुटिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी बैक आफ्टर ए लैप्स इज नोन एज द रीइंस्टॉलमेंट रिलीज होता है। ठीक है, रीइंस्टॉलमेंट्स होता है, इसलिए अगर एडवांस करते हैं इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है ये, in case the life insurance policy proceed the taxable but does not increase rupees dash, then no TDS is deducted by the insurer। यदि जीवन बीमा पॉलिसी की आय कर योग्य है लेकिन रुपए में वृद्धि नहीं होती है तो बीमा कर्ता द्वारा कोई TDS नहीं काटा जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, 1 लाख तक की इनकम पर नहीं होता सर। ऑप्शन ए 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख या फिर 2.25 लाख। 10 सेकंड समय। तो यदि जीवन बीमा पॉलिसी की आय कर योग्य है लेकिन रुपए में वृद्धि नहीं हो रही है तो उस केस में बीमा करते हुए TDS नहीं काटा जाएगा। कब तक के लिए? अगर इनकम उसकी 1 लाख तक आती है सर। सही आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए फर्दर चैनल पर ऐसे भी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा सर। फर्दर इवन इफ दिस प्रोसीड आर टैक्सेबल एज पर द सेक्शन 10 बट डू नॉट एक्सीड ₹1 लाख देन आल्सो नो TDS इट इज टू बी डिटेक्टेड बाय द इंश्योरर व्हेन मेकिंग द पेमेंट टू बी इंश्योर्ड सर। ठीक है, तो 1 लाख रुपए देखिए अगर इनकम है तो उसके कोई TDS नहीं काटा जाएगा सर, उस अधिक पर TDS काटा जाएगा सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट। इनमें से कौन पूंजी बाजार की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए डील्स एट स्टॉक एक्सचेंज, बिल्कुल। रेगुलेटेड बाय सेबी, कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स या मैच्योरिटी पीरियड इज बियॉन्ड 6 मंथ। मेरे ख्याल से इसका सही आंसर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। पूंजी बाजार की विशेषता क्या नहीं है? पूंजी बाजार में हम स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हैं, इसको कंट्रोल रेगुलेट से भी करता है और ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है। लेकिन जो पीरियड है 6 मंथ का, ये तो नहीं होता क्योंकि एक साल ज़्यादा की होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है सर, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन टैक्सेस, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन्स या बोरोइंग। 10 सेकंड समय लगाएं इसका सही आंसर। Which of these is not a part of the capital receipt? इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? तो सही आंसर है, देखिए रिकवरी ऑफ लोन से भी पूंजी प्राप्त होती है, डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा प्राप्त होता है। अगर कुछ बेचेंगे तो बेच के पैसा में मिलेगा, बेचकर पैसा बनाना बिल्कुल बनेगा। रिकवरी ऑफ लोन से पैसा मिलेगा, उधार लेंगे तो पैसा मिलेगा, टैक्सेस से पैसा मिलते लौटा जाता है ना। तो ये पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। सही आंसर है टैक्सेस सर। ठीक है, तो आज महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन के हैं। लाइव क्लासेस के लिए एग्जाम बाइट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए। 1599 में अभी भी 10 घंटे क्लासेस में जिन साथियों ने अभी तक तैयारी नहीं करी है वो अपना ईमेल
मेरे ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं, या नीचे दिए गए लिंक पर फिल कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द उनकी क्लासेस हो सकते हैं। अभी भी 4-5 दिन का समय बाकी है जिसमें हम उनकी क्लासेस को काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं। 10 घंटे क्लासेस के अंदर ये पूरा पोर्शन कवर कर देंगे। 1599 की मात्र फीस होगी, जिस पर आप मेरे अकाउंट में इस नंबर पर ट्रांसफर करिए और उसके बाद इस पर मुझे व्हाट्सएप करके मुझे बताइए कि मैंने ट्रांसफर कर दिए सर, और उसके बाद हम आपकी क्लासेस को यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।